तो नमस्ते एवरीवन। आज अपन बीपीएजी 172 ये पेपर देखेंगे। इस किताब का नाम आपका गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस, शासन, मुद्दे और चुनौतियां। ठीक है, ये वाला पेपर है, ये अपना 100 नंबर का आता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 में से 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। और हर जो सवाल है मतलब यहाँ पर 400 शब्दों का रहने वाला है। ठीक है, वर्ड्स लिमिट 400 वर्ड्स है। आपको दो सेक्शन में कम से कम 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये अपने को सबसे पहले इस पेपर का नेचर जाना है। अब देखो, मैं आपको किताब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है पूरे साल भर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको एक बार इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यूनिट नंबर 15 तक इसमें टोटल यूनिट है। देर आर 15 यूनिट्स इन योर सब्जेक्ट बीपीएजी 172। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर ब्लॉक 1 की बात करें तो यहाँ पे वैश्वीकरण पढ़ेंगे आप। दूसरे चैप्टर में आप शासन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। शासन का मतलब क्या होता है, यानी कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। फिर देखते हैं भारत में जो गवर्नेंस है वो किस हिसाब से काम करता है, यूनिट नंबर 3 में। फिर शासन में हितधारक मतलब कि स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस, यानी कि शासन के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ेंगे। और दोस्तों ब्लॉक नंबर 2 की बात करें, बेहतर होगा आप किताब अपने सामने रख लें ताकि आपको समझ में आएगा। तो एक बार इंडेक्स देख लें आप। किताब नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे है तो रख लें। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो विकास के बदलते आयाम, यानी कि आज के टाइम पर दोस्तों एक देश के अंदर जितना डेवलपमेंट होता है उसमें सरकार के अलावा कुछ एनजीओ भी पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र भी है, देश के विकास में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती, ये यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, मतलब कि हर देश के अंदर कोशिश की जाती है कि डेमोक्रेसी लाई जाए। डेमोक्रेसी में दोस्तों क्योंकि गवर्नेंस अच्छे से रन होता है, यूनिट नंबर 6 में पढ़ते हैं आप। फिर दोस्तों ये ब्लॉक नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका कम से कम 60 नंबर के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट नंबर 7 में शासन की चुनौती और नौकरशाही की बदलती भूमिका, यानी कि चैलेंजेस इन गवर्नेंस एंड ब्यूरोक्रेसी की क्या प्रॉब्लम्स है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से बदल रही है। ब्यूरोक्रेसी मतलब जितना भी इंडिया में आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं। यूनिट नंबर 8 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी व शासन, यानी कि आईसीटी के बारे में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस, यानी कि दोस्तों इंटरनेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप ये सब आ गए हैं, ठीक है, तो इनका किस तरह से बेहतरीन उपयोग करके गवर्नेंस किया जाता है, शासन किया जाता है। जिस तरह से आप देखें कि भारत के प्रत्येक गांव में दोस्तों इंटरनेट पहुंच चुका है। भारत के प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति का लगभग खाता खुल चुका है। बैंक अकाउंट में सीधे खाते में डिपॉजिट होते हैं पैसे। ठीक है, ये आईसीटी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। और दोस्तों घर बैठे अपन मोबाइल से सरकार की स्कीम पता कर सकते हैं, योजना, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कोई कार्यक्रमों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सरकार है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके शासन को मजबूत करती है। यूनिट नंबर 9 मीडिया की भूमिका। जितना भी दोस्तों इसके अंदर सोशल मीडिया आ जाएगा, प्रिंट मीडिया आ जाएगा, यानी कि अखबार आ जाते हैं, और आपका टेलीविजन आ जाता है। तो इनकी क्या भूमिका रहती है शासन में वो हम देखेंगे। फिर आता है दोस्तों कॉर्पोरेट शासन, यूनिट नंबर 10 में। यूनिट नंबर 10 में कॉर्पोरेट शासन, इसका कॉर्पोरेट का मतलब होता है निगम शासन, है ना। कॉर्पोरेट का मतलब होता है दोस्तों एक कंपनी के अंदर कितने स्टेक होल्डर हैं, मतलब कि किन किन लोगों को शेयर बटे हुए हैं। कंपनी का जो शासन होता है, कंपनी का जो बोर्ड मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से काम करता है। और एक प्राइवेट कंपनी की यहाँ पर बात की जाती है। प्राइवेट कंपनी में दोस्तों अलग अलग शेयर लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी रिलायंस कंपनी है ना। रिलायंस कंपनी में दोस्तों मुकेश अंबानी के साथ में और भी अनेक व्यक्ति हैं जिनके शेयर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो उनका एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड के माध्यम से उस कंपनी का शासन चलाया जाता है। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट शासन। यूनिट नंबर 11 में सतत मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें अपन मतलब एक इंसान की बेहतरी कैसे की जा सकती है। अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जैसे कि विश्व भूख सूचकांक होता है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। उसके अंदर दोस्तों ये देखा जाता है कि इंसान है उसको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, ठीक है, और रोजगार के पर्याप्त अवसर हो, और उसको पोषण भी मिले, यानी कि न्यूट्रिशन मिले, तब जाके एक इंसान है वो दोस्तों मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और वो देश के हित में काम करता है। ये अपन सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि यूनिट नंबर 11 में यही सब चीज पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 12 है दोस्तों पारदर्शिता और जवाबदेही। मतलब एक शासन के अंदर है ना, मतलब सरकार जब शासन चलाती है तो उसके अंदर दोस्तों पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यानी कि सरकार ने मान लो कोई योजना बनी गरीबों के लिए, ठीक है, अब गरीबों पर सरकार कितना रुपया पैसा खर्च करती है ये आम जनता को भी पता रहना चाहिए। ठीक है,
ऐसा नहीं हो कि सरकार के कुछ व्यक्ति अधिकारी मिलकर के पैसा खा जाएं। तो शासन के अंदर पारदर्शिता अपन समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम बना रखा है 2005 में, आरटीआई एक्ट 2005 में, ठीक है। तो उससे हम किसी भी डिपार्टमेंट की अपन सूचनाएं ले सकते हैं, जैसे कि अपने को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, इस मंत्रालय की कोई सूचना लेनी है अपने को कि एक देश के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, कितने महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण की है, तो उससे संबंधित अपन सूचनाएं ले सकते हैं आरटीआई का यूज करके। जवाबदेही का मतलब होता है जब दोस्तों सरकार शासन करती है तो जनता के खिलाफ वो जवाबदेही होती है। जनता की भलाई के लिए उनको अलग अलग अधिनियम, अलग अलग कानून, योजनाएं बनानी पड़ती हैं, तब जाकर के शासन है दोस्तों स्वस्थ रूप से बनता है। यूनिट नंबर 13 है विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन। दोस्तों विकेंद्रीकरण भारत में चलता है क्योंकि केंद्र सरकार के स्तर पे शासन चलता है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे चलता है, और दोस्तों नगर निगम यानी कि शहरी निकाय भी होते हैं। स्थानीय शासन का, लोकल गवर्नेंस का मतलब होता है स्थानीय शासन में दो चीजें आती हैं। एक तो आपका आता है शहरी निकाय, यानी कि शहरों के अंदर जो आपने एमसीडी वगैरह का नाम सुना है, ठीक है, और गांव के अंदर जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो स्थानीय शासन में आती है। यूनिट नंबर 14 है दोस्तों समावेशी और सहभागी शासन। समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिवनेस इंग्लिश के अंदर। सहभागी का मतलब होता है दोस्तों मतलब सरकार के साथ में काम करके, ठीक है, और वो शासन चलाना, वो सहभागी शासन कहलाता है, ठीक है। उसमें चीजें दी हुई है, जैसे कि समावेशी का अर्थ क्या होता है, समावेशी शासन किसे कहते हैं, ठीक है, और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर क्या होता है दोस्तों, 10 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है यूनिट नंबर 14 में। फिर यूनिट नंबर 15 लास्ट चैप्टर है इस किताब का, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों अगर मैं दिसंबर 2023 की बात करूं तो आपका जो चैप्टर नंबर 15 है, लास्ट वाला चैप्टर, वहां से दोस्तों नागरिक चार्टर आया था। इस बार क्या आ सकता है, सूचना का अधिकार अधिनियम आ सकता है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व आ सकता है, या लोक सेवा गारंटी अधिनियम आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और मैं आपको नागरिक चार्टर भी बता दूंगा। तो ये तो हो गई अपनी किताब, ठीक है। दोस्तों सवाल देखते हैं अपन, प्रोवाइड ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कस इट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें आपको दोस्तों ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के बारे में बताना है, यानी कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन सबसे पहले बतानी है, ठीक है। और वैश्वीकरण के आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और पर्सपेक्टिव में क्या लिखेंगे आप, पर्सपेक्टिव में एक तो होता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पहला, यानी कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य। पेज नंबर 15 पे आ जाओ, पेज नंबर 15 पे आ जाओ, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर दोस्तों दो पार्ट है। पहली बात तो आपको वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है। तो वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों, एक प्रोसेस का नाम होता है जिसमें कैपिटल, लेबर और रिसोर्सेज यानी कि पूंजी, श्रम और संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है, यानी कि बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में। इन तीनों चीजों का, कौन कौन सी चीजें, ठीक है, लिख लें आप, मतलब किताब के ऊपर ही लिख लें, पेज नंबर 17 में ही। कैपिटल यानी कि पूंजी, और श्रम यानी कि लेबर, और संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। तो एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पूंजी, श्रम, संसाधन बिना किसी रोक टोक के मुक्त रूप से यानी कि फ्रीली मूवमेंट होता है एक दूसरे देश से, तो वो प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। दोस्तों वैश्वीकरण के कारण है वो आज बहुत बड़ी कंपनियां हैं दूसरे देशों के अंदर स्टेब्लिश हो गई है। और दोस्तों वैश्वीकरण के कारण ये फायदा हुआ है कि व्यक्ति को व्यापार करने में आसानी हुई है। बड़ी कंपनियां व्यापार करती हैं एक दूसरे देश में, और एक पूरा जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज यानी कि एक पूरा वैश्विक गांव बन चुका है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के अंदर और भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसियां काम करती हैं, वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, और आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो इन्होंने अपने नियम बना रखे किस तरह से देशों को अपना कामकाज करना होता है। जैसे डब्ल्यूटीओ डिसाइड करता है कि व्यापार के नियम क्या होंगे पूरी दुनिया के देशों के अंदर। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण दोस्तों पूरा जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, और लोगों को दोस्तों एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्टेशन में फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों एक उपभोक्तावादी बाजार यानी कि कंज्यूमरिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं।
नेगेटिव में आप लिख के आएंगे कि राज्य की जो सॉवरेनिटी है, राज्य की जो संप्रभुता है, स्टेट की सॉवरेनिटी, वो कम हुई है वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो उनके पास में काफी ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, और वो फिर राज्य के जो कामकाज होते हैं, अंदरूनी कामकाज होते हैं, उनके अंदर वो दखल देती है, ठीक है। और राज्य के जो डिसीजन होते हैं, स्टेट के जो डिसीजन होते हैं, उसको प्रभावित करने की क्षमता बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज होती हैं, वो कैपेबिलिटी रखती है कि वो राज्य के निर्णय प्रभावित कर सकती हैं। तो मैंने आपको बीपीएससी 133 के अंदर भी वैश्वीकरण का जो चैप्टर था 11, तो उसके अंदर काफी कुछ पढ़ाया था। तो वैश्वीकरण का आपको कम से कम आप 1-1.5 पेज में तो वैश्वीकरण के बारे में लिखेंगे आप, ठीक है। पर्सपेक्टिव की बात करें तो 3 पर्सपेक्टिव यानी कि वैश्वीकरण के 3 परिप्रेक्ष्य हैं। एक तो होता है आर्थिक परिप्रेक्ष्य, पेज नंबर 15 पे आओ, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या चीज होती है, कि मतलब इसके अंदर मुख्य मुख्य जो फोकस है, अपना जो मेन फोकस है, वो अपना रहता है बाजार पर, बाजार की गतिविधियों पर, जो एक्टिविटीज चलती रहती है मार्केट के अंदर, उस पर पूरा ध्यान होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो एमएनसीज होती है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, वो अपना बाजार के अंदर राज्य के बिना हस्तक्षेप के, यानी कि राज्य कम इंटरफेयर करे, और वो जो बड़ी कंपनी है वो अपना मुनाफा कमाए। अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस भी करना है तो उस व्यक्ति पर राज्य कम टैक्स लगाए, ठीक है, और उस व्यक्ति के जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है बाजार से संबंधित, उस पर भी कम हस्तक्षेप करे राज्य। यह आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आपको लिखना है, ठीक है। तो राजनीतिक जो चिंतन रहता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, ध्यान दें जिसका इंग्लिश है, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमेशा डिबेट चलता रहा है विद्वानों के बीच में, स्कॉलर्स के बीच में, कि एक जो स्टेट होता है, एक जो राज्य होता है, वो अपने नागरिकों को कितना राइट दे और कितना नहीं दे, ठीक है। तो यहां पर आर्थिक परिप्रेक्ष्य में और चीजें लिख सकते हैं कि जो राजनीतिक विद्वान है, जो पॉलिटिकल थिंकर है, वो हमेशा से सपोर्ट करते हैं कि बाजार पर कम नियंत्रण होना चाहिए एक स्टेट का, ठीक है। मार्केट को अपने ही जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही राज्य को चलने दिया जाना चाहिए। राज्य हर चीज डिसाइड न करे मार्केट की, मार्केट कैसे चलेगा, यह आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लिख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप डब्ल्यूटीओ का जिक्र कर सकते हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, लिख लो आप, एक पेन भी रखें साथ साथ में, आईएमएफ का जिक्र कर सकते हैं, और आप वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर सकते हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, है ना, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, कि इन तीनों संस्थाओं के कारण, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों संस्थाओं के कारण दोस्तों आज आसानी हुई है देशों को कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें और अपना मुनाफा है वो ले सकें। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है पेज नंबर 16 पे, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसमें अपने को दोस्तों 2 विद्वानों के या 3 विद्वानों के नाम लिख सकते हैं अपन। गिडेंस किताब है तो आप देखें किताब के अंदर, क्योंकि स्क्रीन पे सब लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। गिडेंस, रॉबर्टसन और वाटर्स, 3 विद्वानों के नाम अगर याद रख सकते हैं तो याद रखना आप। वाटर्स, है ना, और गिडेंस और रॉबर्टसन, इन्होंने दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी कि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव दिया था, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या लिखना है दोस्तों, कि वर्तमान का जो फिलहाल का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, उस टाइम के अंदर, उस टाइम के अंदर दोस्तों एक ही देश में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि दोस्तों अगर अपन बेंगलुरु में देखें, ठीक है, या फिर गुरुग्राम में देखें, तो वहां पे दोस्तों आपको भारत के अलग अलग स्टेट के बच्चे दिख जाएंगे, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग संस्कृति होती है। और यहां तक कि गुरुग्राम और नोएडा, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, इन शहरों के अंदर दोस्तों आप जानते हैं ये शहर है वो आईटी डेवलपमेंट में जाने जाते हैं, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनियां बड़ी बड़ी। तो वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है कि एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग समाजों की संस्कृतियां जो होती है उनके लोग काम करते हैं, ठीक है, और वो मिलकर के काम करके उस कंपनी को फायदा पहुंचाते हैं, राइट। ये चीज अपने को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में लिखना होता है, ठीक है, कि मतलब अलग अलग संस्कृतियों के जब लोग मिलते हैं, अलग अलग मीलों दूर वो लोग चल करके आते हैं, एक कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सब कुछ संभव हुआ है कि एक ही कंपनी में काफी संस्कृतियों के लोग काम करते हैं। ये अपन लिख सकते हैं। तो पहला जो सवाल है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में दोस्तों यही सवाल बनता है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं आप,
ग्लोबलाइजेशन के क्या पर्सपेक्टिव है और इस सवाल क्या आ सकता है। इस साल मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल लिखा देता हूं, ठीक है। आपको इस साल है ना दोस्तों, दोनों सवालों में से एक सवाल देखने के लिए मिलेगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट, पेज नंबर 17 पे, ठीक है। वैश्वीकरण और राज्य, उसके अंदर वही लिख के आओगे आप कि राज्य की जो संप्रभुता, स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो कम हुई है। क्यों कम हुई है मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ये सब आप लिख के आएंगे और भाई एक बार पढ़ के देख लेना इस चीज को, ठीक है। और एक बार पेज नंबर 19 पे आ जाओ, वैश्वीकरण और नागरिक समाज, ठीक है, पेज नंबर 19 पे, ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। तो दोस्तों ये 10 नंबर के सवाल इस साल पेपर में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, वैश्वीकरण और नागरिक समाज में आपको क्या लिखा हुआ है। देखो आपने अगर वीडियो कंप्लीट देखा, चाहे 2 घंटे का बने, ठीक है, तो आपका ये पेपर आराम से निकलेगा। मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 19 पे जो लिखा हुआ वैश्वीकरण और नागरिक समाज, उसके अंदर दोस्तों आप ये लिख के आओगे कि आज नागरिक समाज का जो उद्भव है, यानी कि जो सिविल सोसाइटियां बन गई है, जैसे कि ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन पीस। उसका काम क्या है, अगर किसी कंट्री में कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अगर इन्वायरमेंट को तबाह कर रही है डेवलपमेंट के नाम पर, तो ग्रीन पीस प्रोटेस्ट करती है, सोशल मीडिया पर लोगों को इकट्ठा करती है और सरकारों को वो अपना निर्णय पीछे लेना पड़ता है, यानी कि वो जो डेवलपमेंट का काम जो चल रहा था उसको रोकना पड़ता है। तो नागरिक समाजों के कारण दोस्तों आज है वो पर्यावरण से संबंधित मामले, आर्थिक मामले, यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, कल्चरल और एनवायरमेंट, ठीक है, ये जो नागरिक सिविल सोसाइटी है ये एक बेहतर होता है किसी देश में अगर ये स्थित है, क्योंकि ये सरकारों को मजबूर करता है कि वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय रूप से अपने लोगों का भला करें, ठीक है। पेज नंबर 20 पे दोस्तों और ज्यादा चीजें लिखी हुई है नागरिक समाज के बारे में, पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा आपको काम था थोड़ा सा बता देना, ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं, मतलब पहला जो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस इज यूज्ड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट कमेंट्स, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये सवाल है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से आया है, गवर्नेंस एंड कॉन्सेप्चुअल डायमेंशंस, यानी कि शासन और अवधारणात्मक आयाम। दोस्तों शासन क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि इसका जो शुरुआत था वो 14th सेंचुरी में हुआ था। शासन का जो शुरुआत है गवर्नेंस का, ठीक है, इस शब्द पे चर्चा करना वो 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, राइट। और इसका मतलब हुआ करता था 14वीं शताब्दी में सरकार का स्थान, यानी कि सरकार, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी भलाई के लिए वो किस तरह से उनको गवर्न करेगी, यानी कि शासित करेगी। तो इस तरह से शासन का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि समय आगे बढ़ता है दोस्तों 1990 के बाद में पूरी दुनिया में क्या आया, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आया। और दोस्तों यूनाइटेड नेशंस बन गया 1945 में, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां बन गई, डब्ल्यूएचओ बन गया, डब्ल्यूटीओ बन गया, आईएमएफ बन गया, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन बन गया। तो इन्होंने दोस्तों शासन की जो डेफिनेशन होती है, गवर्नेंस की डेफिनेशन, वो बदल दी। पहले क्या होता था 1990 से पहले, 50 से पहले, कि एक सरकार है वही गवर्न करती थी, वही कानून और नियम बनाती थी कि कैसे किसको हिसाब से चल रहा है, और वही ट्रीटी साइन करती थी, और युद्ध होता था सरकार ही डिसीजन लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों काफी सारे एनजीओ ओपन हो चुके हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे दोस्तों सिविल सोसाइटी बन चुके हैं, नागरिक समाज बन चुके हैं, ठीक है। एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी बन गया, यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये भी तो नियम कानून बनाती हैं। और कोई सरकार है मान लो गलत काम कर रही है, तो ये सब जो, और सरकार के अलावा जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी ये इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हैं, वो सरकारों को मतलब गलत तरीके से शासन करने से रोकती है। ये शासन का एक डेफिनेशन हो जाता है अपना। तो अब देखो यहां पर देखो दूसरा जो सवाल है ना, उसमें भी दो पार्ट है, ठीक है। एक तो आपको गवर्नेंस का मतलब समझाना है, और एक आपको यह समझाना है कि जो शासन का जो प्रयोग हुआ वो कब कब हुआ, ठीक है, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझाना है इसका, कब कब, यानी कि मैं अगर इसका आंसर आपको बताता चलूं, तो दोस्तों आपको क्या क्या लिखना है दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में और क्या लिख सकते हैं अपन, कि शासन का जो सबसे पहली बार प्रयोग था 14वीं शताब्दी में किया गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, 1990 के बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स आए,
आर्थिक उदारीकरण, ये सब लिख देना। 1990 के बाद में काफी सारी संस्थाएं बनी, WTO बन गई, UN बन गई, इसकी एजेंसियां बन गई, तो इन्होंने शासन की डेफिनेशन ही बदल दी। अब किस कॉन्टेक्स्ट में शासन का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसमें मिनिमल स्टेट के रूप में गवर्नेंस का यूज होता है। ये आप पहला पॉइंट लिखोगे पेज नंबर 29 पे, 29 पे आप देखें तो मिनिमल स्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक स्टेट है ना, एक स्टेट एक व्यक्ति की इंडिविजुअल इंडिविजुअल लाइफ पर, है ना, एक व्यक्ति की क्या बोलते हैं, हाँ, व्यक्तिगत जीवन में और बाजार में, इंडिविजुअल लाइफ में और मार्केट में स्टेट है कम से कम इंटरफेयर करे। ठीक है, ये होता है एक स्टेट का मिनिमल होना, यानी कि राज्य है वो कम से कम हस्तक्षेप करे। या आप लिख सकते हैं मतलब शासन का जो प्रासंगिक प्रयोग, रेलेवेंस यूज ऑफ गवर्नेंस में। ठीक है, तो दूसरा पार्ट में आपको क्या लिखना है कि एक राज्य को बाजार में और एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और उसी हिसाब से शासन करना चाहिए। दूसरा चीज लिखेंगे कॉर्पोरेट शासन के रूप में शासन। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या होता है कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज रहते हैं, जो निजी उद्यम रहते हैं, ठीक है, निजी कंपनियां जो रहती हैं, वो जिस हिसाब से शासन करती हैं उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो इसका हिंदी हो जाएगा नवीन लोक प्रबंधन। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों किसी देश के अंदर एक सरकार है, उसकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी देखी जाती है, सरकार किस तरह से अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मैनेज करती है और किस तरह सरकार की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वो इफेक्टिवनेस के साथ में उस देश में लागू होती है। तो नवीन लोक प्रबंधन में आप ये चीजें लिख देना। ठीक है, और अपने मन के हिसाब से आप चीजों को लिख सकते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन लोक प्रबंधन में सरकार है दोस्तों इंटरप्राइजेज को यानी कि बिजनेस को प्रमोट करती है, मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाती है, ठीक है, और कस्टमर को बढ़िया सेवा मिले, इस हिसाब से वो मार्केट को डिजाइन करता है सरकार। फिर है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस ये सवाल नंबर 2 का ही अपन आंसर पढ़ रहे हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब दोस्तों 1992 के बाद में यानी कि 1992 के बाद में गुड गवर्नेंस का थ्योरी आता है। तो गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार है ना अपनी राजनीतिक शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करे कि वहां रहने वाले नागरिकों को अपने राइट्स मिले, उनको अपने फ्रीडम मिले। ये कहलाता है गुड गवर्नेंस। यानी कि दोस्तों गुड गवर्नेंस में किसी देश में, जैसे कि भारत में गुड गवर्नेंस की स्थिति है, तो भारत में फिलहाल भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है यानी कि करप्शन पे कंट्रोल है, न्यायपालिका की आजादी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना भारत में किसी भी तरह से दबाव में काम नहीं करते, और भारत में है ना रूल ऑफ लॉ है, यानी कि दोस्तों कानून के सामने चाहे गरीब है, अमीर है, कोई भी है, वो समान है भारत में। फिर है दोस्तों सरकार की जो प्रभाविता है, यानी कि सरकार जिस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाती है, जिस हिसाब से कानून बनाती है, वो कानून अच्छे से लागू होते हैं, वो स्कीम्स अच्छे से लागू होते हैं। ऐसे देश में हम कहेंगे कि भाई सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। और जिस देश के अंदर अपनी वॉइस उठाने का मौका दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि भारत के अंदर, ठीक है, किसी नेता की भी बुराई करे, चाहे PM की बुराई कर लो आप, किसी पार्टी की बुराई कर ले, क्योंकि भारत में आप कर सकते हैं चीजें, राइट। और देखो किसी देश में अगर अकाउंटेबिलिटी रखती है, कोई देश की सरकार अगर अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेहिता रखती है, नागरिकों को फ्रीडम देता है, नागरिकों को राइट्स देते हैं, तो हम उस देश में कहेंगे कि गुड गवर्नेंस है। फिर दूसरों एक और पॉइंट लिख के आएंगे आप सवाल नंबर 2 में ही, सामाजिक शतांत्रिक व्यवस्था यानी कि सोशियो साइबरनेटिक सिस्टम। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसमें अपने लिख सकते हैं कि एक सरकार जब कानून पारित करती है, एक सरकार लॉ बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, और फिर जो लोकल गवर्नमेंट होती है जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई और अपना ये नगर पालिका, नगर निगम हो गई, MCD हो गई, इनमें जो काम करते हैं अधिकारी, ये अच्छे से उन कानूनों को लागू करें। ठीक है, ये जो शासन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सोशियो साइबरनेटिक सिस्टम यानी कि सामाजिक शतांत्रिक व्यवस्था। फिर एक और पॉइंट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, स्व संगठित नेटवर्क, पेज नंबर 32 पे। इस पॉइंट में आप लिख के आओगे कि दोस्तों जिस तरह से निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर होता है और जिसको मतलब अपने समाज की भलाई का मतलब उन्होंने जिम्मेदारी ली होती है, तो वो लोग कुछ फंड इकट्ठा करते हैं, उस फंड की सहायता से समाज की भलाई का काम करते हैं, तो ये स्व संगठित नेटवर्क के रूप में शासन लिख सकते हैं, यानी कि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 2 का है वो पूरा आंसर। अब देखो इस साल क्या आ सकता है, पिछली दिसंबर 2023 में तो ये आया था, इस साल आ सकता है शासन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें दोस्तों पॉलिटिकल गवर्नेंस है,
इकोनॉमिक गवर्नेंस है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, पेज नंबर 33 पे है ये, ठीक है। तो शासन के कितने प्रकार होते हैं? राजनीतिक शासन, आर्थिक शासन और सामाजिक शासन, ठीक है। अब देखो इस वीडियो के अंदर तो अपन आज पेपर ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो मॉडल गेस पेपर रहेगा मेरी तरफ से उन सवालों को मैं डिस्कस करा दूंगा, तो 2-3 वीडियो में किताब अपन खत्म कर लेंगे, राइट। आज तो अपन यही समझेंगे। अब दोस्तों सवाल नंबर तीसरे पे आते हैं अपन। डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस। इसका मतलब है दोस्तों कि एक संगठन के अंदर कितने लोगों का हित हित जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के इंटरेस्ट जुड़े। जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उस प्राइवेट कंपनी में अलग अलग लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, और जिसके सबसे ज्यादा शेयर होते हैं उस कंपनी में उसके जो राइट्स होते हैं वो उतने ही ज्यादा होते हैं, उतने ही ज्यादा अधिकार होते हैं, और उस कंपनी में उसकी उतनी ज्यादा बातें मानी जाती है। तो जो सवाल नंबर 3 है दोस्तों, मतलब हिंदी में इसको मैं पढ़ूं तो शासन में जो हितधारक होते हैं उनकी सुशासन प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है, समझ गए। डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ये सवाल आया है चैप्टर नंबर 4 से, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 4 से आया है, ठीक है। और ये हेडिंग 4.6 है इसकी, शासन में हितधारक की भागीदारी के रूप। तो ये जो सवाल है दोस्तों ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 66 पे, पेज नंबर 66। शासन में हितधारक की भागीदारी के रूप, यानी कि गवर्नेंस में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके जो पार्टिसिपेशन के फॉर्म होते हैं वो अपने को लिखना है। तो क्या क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कम्युनिकेशन शामिल होता है, संचार शामिल होता है, कंसल्टेंसी परामर्श शामिल होता है, भागीदारी शामिल होता है पार्टिसिपेशन, और रिप्रेजेंटेशन शामिल होता है यानी कि प्रतिनिधित्व शामिल होता है। और दोस्तों सहयोग साझेदारी भी शामिल होते हैं, कोऑपरेशन और पार्टनरशिप, और सह निर्णय यानी कि मिलकर के डिसीजन लेना, और सह उत्पादन का मतलब होता है मिलकर के किसी चीज का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो पेज नंबर 66 पे अपने को ये लिखना है कि हितधारकों की भागीदारी निम्न रूप में होती है। पहला तो संचार, यानी कि सभी लोग, मतलब एक कंपनी के अंदर सपोज करो 5 लोग हैं बड़े जिनके सबसे ज्यादा शेयर लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा इनकी हिस्सेदारी है, तो मिलकर के एक दूसरे को जानकारी साझा करते हैं संचार में। परामर्श का मतलब होता है कि 5 व्यक्ति मिलकर के आपस में एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं कि ये काम इस तरह से करना है। भागीदारी का मतलब होता है कि अगर कंपनी में कोई पॉलिसी बनती है, कोई प्रोजेक्ट चालू कर रहे होते हैं, तो कितनी इनकी पार्टिसिपेशन है वो लिखना है, ठीक है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि मतलब मान लो कंपनी के सामने 2 रास्ते हैं कि इस रास्ते जाना चाहिए कि उस रास्ते जाना चाहिए, तो कंपनी को अपने ऑप्शन है वो डिसाइड करने होते हैं। तो प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि किसी भी स्टेक होल्डर को, किसी भी हितधारक को सामने आकर के वो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ये प्रतिनिधित्व में आ जाएगा कि इस रास्ते जाना है। फिर सहयोग और साझेदारी, इसमें सहयोग में वही लिख सकते हैं कि जो 5 मेंबर, अब कंपनी का जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं उसको, नियंत्रक बोर्ड, ठीक है। तो उसमें जो शामिल सदस्य होते हैं एक दूसरे का सहयोग हेल्प करते हैं, और पार्टनरशिप के माध्यम से वो कंपनी चलाते हैं। फिर सह निर्णय, मिलकर के डिसीजन लेते हैं और मिलकर के किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 66 पे यही सब लिखा हुआ है, और इसमें और चीजें लिख सकते हो आप कि मतलब कि जैसे कि भारत के अंदर दोस्तों 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए थे, 73rd एंड 74th, ठीक है। इनका मतलब है दोस्तों जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो दोस्तों गांव के अंदर ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए थे। और 74th मतलब 74वां संविधान संशोधन जब आया था तब दोस्तों शहरी निकायों के लिए व्यवस्था की गई थी कि वो अपने लोकल गवर्नेंस को, मतलब स्थानीय शासन को अच्छे से बेहतर रूप से चला सके, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों शासन में हितधारक की भागीदारी के रूप, अब जैसे कि भारत सरकार को शासन चलाना है, भारत सरकार को शासन चलाना है, तो दोस्तों केंद्र सरकार तो चलाती है, राज्य सरकार भी चलाती है, और फिर गांव के स्तर पे, विलेज के लेवल पे ग्राम पंचायत है वो भी दोस्तों गवर्नेंस चलाती है, ठीक है। तो ये सब आप चीजें हैं वो शासन में हितधारक के भागीदारी के रूप में लिख सकते हैं। सवाल नंबर अपना तीसरा भी कंप्लीट होता है। अब दोस्तों जो सवाल नंबर 4 है ना, इसमें आपके पास में 2 ऑप्शन है। अब इग्नू के पेपर में हर कोई पास हो सकता है क्योंकि 8 में से 5 ही सवाल करने हैं, ठीक है, और ज्यादा इतना हेजिटेट नहीं करना है।
अब देखिए इसमें जो दो सवाल हैं ये दोनों ही कंपलसरी है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो सवाल नंबर जो चौथा है दोस्तों, जो पहला इसका जो सेक्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों पेज नंबर 85 पे आपको मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अच्छे से समझते हैं दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर BEVAE 18 के अंदर पढ़ाया भी था दोस्तों कि ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि करंट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, मतलब कि वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों की आवश्यकता पूरी हो जाए और पर्यावरण का नुकसान ना हो। तो इस तरह का जो विकास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसके लिए दोस्तों ब्रंटलैंड एक विद्वान थे, उनकी अध्यक्षता में, बिल्कुल जो है सही कह रहे हैं, पेज नंबर 87 पे सतत विकास के 17 लक्ष्य दे रखे हैं। अब ध्यान से सुनो, 1987 में दोस्तों पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, ठीक है, इसका मतलब है 1987 के अंदर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एक आयोग बना था, एक कमीशन बना था 1987 में पर्यावरण और विश्व पर, विश्व आयोग, ठीक है। उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और रिपोर्ट का टाइटल क्या था, एनवायरमेंट में भी पूछा गया था आपको, उस रिपोर्ट का शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य। तो वापस से सुनो, 1987 में एक आयोग बना था, कमीशन बना था पर्यावरण और विकास पर, विश्व आयोग। उसने ना एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से, और उसका रिपोर्ट का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, कि हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, जानवरों को सुरक्षित रखना है, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना है, डेवलपमेंट भी करना है, इस तरह के चीजें आपको लिखनी है। अब देखें और क्या लिख सकते हैं, सतत विकास का मतलब होता है किसी भी देश में दोस्तों, पहली बात तो इकोलॉजिकल बैलेंस हो, यानी कि पारिस्थितिक संतुलन हो, ठीक है। आजकल क्या कर रहा है ना, बहुत ज्यादा इंसान ने डेवलपमेंट कर लिया, डिजास्टर काफी ज्यादा आ रहे हैं। देखिए अभी राजस्थान, दिल्ली में आप देखें टेम्परेचर यहाँ पे मतलब 50-55 डिग्री पहुंच गया है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो अगर किसी देश में पारिस्थितिक संतुलन होता है, किसी देश में गरीबी कम होती है, अब किसी देश में बेरोजगारी कम होती है, किसी देश में हेल्थ सर्विसेज अच्छी होती है, ठीक है, तो वहां पर कहेंगे कि भाई सतत विकास चल रहा है। और देखिए मैं आपको हर बार बताता हूं कि मतलब एक और बैठक हुई थी COP की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टियों का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 16वीं बैठक थी। और 16वीं बैठक में दोस्तों फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर हुई थी। तो वहां पे डिसीजन लिए गए कि हर देश को संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में, यूनाइटेड नेशंस के अंडर गाइडेंस में एक बैठक हुई थी पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। तो उस बैठक का नाम था COP 16वीं बैठक। तो वहां पे 17 डिसीजन लिए गए, और इन 17 लक्ष्यों को दोस्तों, 17 लक्ष्यों को सदस्य देशों को 2030 तक पाने थे। जैसे कि दोस्तों 17 याद नहीं भी रहे तो आप 5, 6, 10 लिख के आ जाना। जैसे कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था हर जगह गरीबी को खत्म करना, पेज नंबर 87 पे। फिर भूखमरी को खत्म करना, ये सतत विकास का लक्ष्य नंबर 2 था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 2, भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी, और सबको बेटर न्यूट्रिशन मिले, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। फिर है दोस्तों स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, यानी कि सबकी हेल्दी लाइफ हो, इंश्योर करे हर सरकार, और हर उम्र के कल्याण को बढ़ावा देना है, यानी कि किसी भी एज का कोई भी इंसान हो उसका वेलफेयर हो। फिर है दोस्तों इंक्लूसिवनेस और इक्वल क्वालिटी वाली एजुकेशन, वो सबको प्रोवाइड करना, चाहे कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबको इक्वल राइट्स देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल एजुकेशन देना। अब जिसका टैलेंट होगा वो आगे बढ़ जाएगा, यही दोस्तों भारत में है, ठीक है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबको इक्वल राइट है, चाहे कोई सभी आपका रिलीजन हो। आगे है दोस्तों और भी जेंडर इक्वलिटी है, लड़के और लड़की में भेदभाव ना हो, सबके लिए क्लीन वाटर हो, सैनिटाइजेशन की अवेलेबिलिटी यानी कि स्वच्छता की उपलब्धता हो, और स्थायी प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये सब 17 सतत विकास के लक्ष्य हैं। तो अपना ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए ये अपना कंप्लीट होता है। आगे दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दूसरा जो सवाल है वो आपको पेज नंबर 123 पे मिलेगा, पेज नंबर 123 पे, ठीक है। पेज नंबर 123 पे आते हैं अब, है ना। देखो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
इसका एक पर्सपेक्टिव है, इसका एक पर्सपेक्टिव, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, विकासात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें अपने को दोस्तों 5 फेज लिखनी है, 5 फेज लिखनी है कि आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। दोस्तों अवस्था नंबर 1 में यानी कि फेज फर्स्ट में दोस्तों सबसे पहले मतलब दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में दोस्तों एक कैलकुलेटर बनाया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेटर था, विद्युत चुंबकीय कैलकुलेटर था। और उसकी सहायता से दोस्तों मतलब उसकी सहायता से मतलब कुछ इनपुट आउटपुट देके कुछ रिजल्ट जनरेट किया जाता था। तो आपको ये रखना है कि भाई कौन सा कंप्यूटर कब आया था और कौन सी मशीन कब आई थी, ये आपको 5 फेज में बतानी है। तो पेज नंबर 123 में अपन लिखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में विद्युत चुंबकीय कैलकुलेटर आया था। फेज नंबर सेकंड में है दोस्तों कि इसमें पर्सनल कंप्यूटर डेवलपमेंट होने लगा, चिप बनने लगी। चिप क्या होती है? मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी रहती है जिसकी मदद से कंप्यूटर है वो प्रोग्राम्ड हो पाता है, काम कर पाता है, ऑपरेट हो पाता है। तो चिप डेवलपमेंट हुआ, पर्सनल कंप्यूटर बने फेज नंबर सेकंड में, है ना, अवस्था 2 में। जब अवस्था 3 में क्या क्या बना? अवस्था 3 में दोस्तों मेमोरी पर काम किया गया, जो आपका रैम होता है उस पे काम किया, रीड एक्सिस मेमोरी, ठीक है, उस पे काम किया गया ताकि स्टोर हो सके डेटा। फेज नंबर 4 में यानी कि अवस्था नंबर 4 में, ध्यान से दोनों दोस्तों जरूरी है क्योंकि अच्छे नंबर लाना, फेल नहीं होना है। तो इस वीडियो को वापस से देख लेना आप भले ही, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है इसका विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में अपने को 5 अवस्थाएं लिखनी है कि कौन सी अवस्था में किस चीज को बनाया गया। तो अवस्था नंबर 4 में यानी कि फेज फोर्थ में दोस्तों नेटवर्किंग पे काम किया गया। नेटवर्किंग बेहतर करने का मतलब इंटरनेट का आविष्कार कर लिया गया। दोस्तों इंटरनेट के आविष्कार के कारण पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सभी देशों को बहुत ज्यादा इसका फायदा मिला। अवस्था नंबर 5 में यानी कि फेज फिफ्थ में दोस्तों मोबाइल फोन का आविष्कार हो गया। मोबाइल फोन होता छोटा सा है, उससे दोस्तों ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, यानी कि डेटा अपन किसी को सेंड कर सकते हैं, ब्राउजिंग की मदद से इंटरनेट चला सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। नेविगेशन का मतलब होता है कि अपन किसी स्थान की लोकेशन देख सकते हैं। तो फेज नंबर 5 में आपको ये सब चीजें लिखनी है। और मतलब लेन का भी आविष्कार हो गया। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लेन जानते हो ना, लैपटॉप आपने देखा होगा, आपके घर में भी हो। लैपटॉप में दोस्तों एक पोर्ट आता है जिसमें एक केबल लगी हुई होती है। अरे गली मोहल्लों के अंदर जो इंटरनेट केबल्स आती है ना, तार पे लटका के, वो तार मतलब जब इंसर्ट करते हैं लैपटॉप में, वो कहलाता है आपका लेन, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सब जो आविष्कार डिस्कवरी है ये फेज नंबर फिफ्थ में हुई थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इलुसिडेट इट्स प्रिंसिपल्स। इसका हिंदी में मैं बता देता हूं कि आपको कॉर्पोरेट शासन का जो सिद्धांत है वो बताना है, उसके मुख्य सिद्धांत आपको यानी मुख्य मॉडल आपको बताने हैं इसके। तो कॉर्पोरेट शासन क्या होता है, सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है दोस्तों जितने भी मतलब निजी उद्यम होते हैं, प्राइवेट कंपनियां जितनी भी होती है, उस प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए जो लोग शासन में शामिल होते हैं यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में शामिल होते हैं, तो दोस्तों वो जो निर्णय लेते हैं वो एक दूसरे को परामर्श यानी कि कंसल्ट करते हैं। तो वही प्रकार का जो शासन है वो कॉर्पोरेट शासन कहलाता है। कॉर्पोरेट शासन का सीधा सा मतलब है प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो मिलकर के जो डिसीजन लेते हैं, कंपनी को जो चलाते हैं, उसी शासन को अपन कॉर्पोरेट शासन कहते हैं। ठीक है, जो कॉर्पोरेट शब्द है वो आपके कॉर्पस से लिया गया था जिसका मतलब होता है बॉडी, निकाय। ठीक है, ये सब पेज नंबर 151 पे लिखा गया है। और भाई एक कंपनी को चलाने के लिए, एक कॉर्पोरेट यूनिट को चलाने के लिए, कॉर्पोरेट इकाई को चलाने के लिए निदेशक मंडल चाहिए होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन चलाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो शामिल मेंबर्स होते हैं वही दोस्तों कंपनी के शासन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, वही आपस में कंसल्ट करते हैं और वही अंतिम निर्णय अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको कॉर्पोरेट शासन के मतलब में लिखना है। राइट, और पेज नंबर 152 पे भी आप थोड़ा देख लेना। राइट, अब कॉर्पोरेट शासन के जो अगला जो इसका ये है, इलुसिडेट इट्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स, हाँ हाँ जी, आपको दूसरा जो इसका पोर्शन है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको
कॉर्पोरेट शासन के बारे में बता देना है और इसके फिर मुख्य सिद्धांत आपको बताने हैं। ठीक है, मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हो जाएंगे वो आपको पेज नंबर 154 पे मिल जाएंगे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं एक एक करके, राइट। तो पेज नंबर 154 पे आ जाओ, 154 पे। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं कॉर्पोरेट शासन के? पहला होता है प्रभावी कॉर्पोरेट शासन ढांचे के लिए आधार सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि दोस्तों इफेक्टिव रूप से अपने को कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलानी है, उसके लिए दोस्तों बेस होना चाहिए। बेस का मतलब होता है दोस्तों कंपनी ऐसे मार्केट को तलाश करे जहां से उसको पैसा मिल सकता है, और उस पैसे को, अब दोस्तों जैसे कि कंपनी शेयर क्यों बांटती है, कोई एक कंपनी है वो शेयर क्यों बांटती है? क्योंकि दोस्तों शेयर बांट करके वो पहले तो पैसा इकट्ठा करती है, उस पैसे को मार्केट में लगा करके, ठीक है, अपना प्रोडक्शन में लगा करके वो मुनाफा कमाती है, और जिसने जितने शेयर खरीदे थे उनको उसी हिसाब से फायदा मिल जाता है। ये शेयर बाजार का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है। तो इफेक्टिव रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए दोस्तों कोई भी कंपनी है वो एक अच्छा मार्केट देख सकती है जहां से वो पैसे उठा करके अपना प्रोडक्शन में, उत्पादन में लगाती है और आगे बढ़ती है और सबको बराबर लाभ देती है। पहला सिद्धांत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल्स है वो है शेयर धारकों और प्रमुख स्वामित्व अधिकारों के अधिकार, पेज नंबर 154 पे। ये इंग्लिश में अपन देखें कि मतलब जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं एक कंपनी के, उनके क्या क्या राइट है ना, वो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो एक कंपनी में ये भी इंश्योर करना चाहिए किसी शेयर होल्डर के कितने राइट है और किस तरह के डिसीजन ले सकता है। और वो मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में किसी सदस्य को हटाना है, किसी सदस्य को जोड़ना है, ये सब भी शेयर धारकों और प्रमुख स्वामित्व अधिकारों के अधिकार में आ जाएगा। तीसरा सिद्धांत इसका शेयर धारकों से उचित व्यवहार। जितने भी एक कंपनी में शेयर धारक, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से अच्छे बिहेव करें, अच्छे बिहेव करेंगे। अब जैसे कि कोई एक कंपनी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति के पैसे लगे, शेयर लगा रखे हैं उसने, और अमेरिका है, कुछ अफ्रीका के लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं। अब सभी लोग एक दूसरे कल्चर का रिस्पेक्ट करें, सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो कंपनी निश्चित रूप से कॉर्पोरेट रूप से अच्छा गवर्न कर पाएगी। चौथा इसका प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट शासन में हितधारकों की भूमिका। अब दोस्तों एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर की क्या भूमिकाएं होती है, क्या उसका उनका रोल होता है। जैसे कि एक कंपनी में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की क्या क्या रोल हो सकता है, कोई डिसीजन लेगा, है ना। किसी व्यक्ति को काम दे दिया कि आप नए सदस्यों को जोड़ोगे, नए सदस्यों को हटाने का काम करोगे, आप वो कंपनी का प्रोडक्शन देखेंगे, आप वो थोड़ा सा मैनेजमेंट संभालेंगे। ये होता है स्टेक होल्डर यानी कि शेयर होल्डर की भूमिका। फिर होता है पांचवा इसका प्रिंसिपल प्रकटीकरण और पारदर्शिता। ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा रहा हूं, यानी कि डिस्कोर्स और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो एक जो कंपनी होती है उसको इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, वित्तीय स्थिति पर, मतलब एक साल में कंपनी को कितना घाटा हुआ है, कितना फायदा हुआ है, उसकी एक प्रॉपर उनके पास में रिपोर्ट आनी चाहिए। ठीक है, मतलब उस रिपोर्ट को टाइम टाइम पर वो सबको बताते रहे। ठीक है, तो मतलब सारी तरह कंपनी के अंदर सब कुछ जो हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, उस चीज को वो आगे रखेंगे सबके सामने। ये होता है प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर करना। फिर होता है बोर्ड की जिम्मेदारियां, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, मतलब किसी को गाइड करना, ठीक है, किसी मेंबर को बताना, कोई डिसीजन लेना, ये सब आप लिख सकते हो इन। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ब्रिंग आउट द रेलेवेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हिंदी में अगर पढ़ते हैं सवाल नंबर 6 को, तो जवाबदेही की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रासंगिकता का उल्लेख करें। तो ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको पेज नंबर 177 पर मिलेगा, यानी कि पेज नंबर 177 पे मिलेगा। ठीक है, तो पार देखो, सबसे पहले तो आप ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसका मतलब समझिए आप। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, खुलापन, ओपननेस होता है। यानी कि ओपननेस किसमें, कि कोई भी सरकार है वो पॉलिसीज बनाती है, नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, तो जनता से पूछ करके बनाए। जनता अगर राजी है तभी उस तरह की नीतियां कानून बनाए। और सरकार जो डिसीजन लेती है उसमें खुलापन हो। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं हो कि गुप्त किसी एक बंद कमरे के अंदर देश के एक बहुत बड़े निर्णय ले लिए जाएं। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है निर्णयों में खुलापन और सरकारी नीतियों में मतलब ईमानदारी बरतना। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ चीजें लिखनी है और आप अपने वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं कि मतलब सरकार है वो किसी प्रकार का कोई कानून बनाए, चाहे वो व्यापार के लिए कानून बनाए, चाहे वो परिवहन के लिए कानून बनाए,
तो सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं वो बिना किसी भेदभाव के और ईमानदारी से, वो कट्टर ईमानदार हैं और देश के भले में ही निर्णय लेंगे। ठीक है, ये होता है पारदर्शिता, बिल्कुल ठीक है। और जिस सरकार की जो सभी कार्रवाई होती है, सरकार जो एक्शन लेती है, ये एक्शन दोस्तों सभी को पता रहनी चाहिए कि सरकार है, सरकार ने कोई जांच बिठा दी है, इस जांच में कोई मतलब दोषी पाया गया है, चाहे सरकार का ही खुद का नेता हो, उस नेता को भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी के अंदर, पारदर्शिता के अंदर आता है। जवाबदेही का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, सुशासन का प्रमुख घटक होता है। तो जवाबदेही का मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई भी संगठन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो कामकाज करता है, अपना जो कार्य करता है, उसका जो हिसाब किताब है, वो दोस्तों जनता को और सरकार को वो देवे, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, ये जवाबदेही होता है। मतलब कोई सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है, उसका कितना रिजल्ट आया, सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं, अगर वो जनता को समय समय पर बताती रहती है, क्या योजना बनाई जा रही है, क्या योजना बनाई जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। चाहे वो दोस्तों ब्यूरोक्रेसी हो, नौकरशाही में जो आईएएस आईपीएस काम करते हैं, वो भी जनता को बताए, वो भी रिस्पॉन्सिबल बने जनता के लिए, अगर जनता को कोई इसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, जनता के लिए आगे आए। फिर दोस्तों जो हमारी लेजिस्लेटिव होती है विधायिका, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, और हमारी जुडिशरी न्यायपालिका, तो इनको भी जवाबदेही होना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जनता के लिए अगर इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो एक देश में सुशासन नहीं आना पड़ता। ये आप जवाबदेही का मतलब लिख सकते हैं। अब प्रासंगिकता की उल्लेख कीजिए, ठीक है। प्रासंगिकता मतलब रेलेवेंस। तो अब देखो इनका क्या रेलेवेंस है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है। प्रासंगिकता का मतलब दोस्तों, इसमें अपन और चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पर दोस्तों, आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम में सूचना का अधिकार अधिनियम लिख सकते हैं कि मतलब सरकार पारदर्शी हो, सरकार की जो गतिविधियां है, एक्टिविटीज है, वो जवाबदेही हो। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये दोस्तों सरकार ने ही बनाया सन 2005 में। तो इसके कारण से दोस्तों जो सरकार है, वो अपने डिसीजन में खुलापन आया है, पारदर्शी हुई है, ठीक है, जवाबदेही आया है उसके अंदर। तो सूचना का जो अधिकार है, जो मतलब राइट होता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, ये कहां से लिया गया? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से लिया गया 1948 से। तो मतलब सभी इंसानों की बिना किसी भेदभाव के सबका वेलफेयर करना, ये सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें ये सब बातें शामिल होती हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम में दोस्तों आप आर्टिकल्स लिखते हैं, अनुच्छेद 19 लिख सकते हैं कि सभी को अपना स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम होता है, राइट। तो ये एक बार पेज नंबर 185 पे देख लेना। सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट भी लिख सकते हैं अपन, ये सब क्वेश्चन नंबर 6 में मैं चर्चा कर रहा हूँ। सो सामाजिक ऑडिट क्या है दोस्तों? मतलब कि इसके अंदर इसके अंदर मतलब एक सरकार है, वो अपने जितने भी प्रोग्राम बनाती है, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय लाभों के लिए बनाए, ठीक है, तो उनका ऑडिट करना। अब जैसे सरकार का कोई कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, किसको क्या फायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, सरकार इस तरह का हिसाब किताब रखती है, वो सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक ऑडिट कहलाता है। तो ये रिलेवेंस में होता है कि तो आज के टाइम पे दोस्तों इसका काफी ज्यादा रिलेवेंस है, ठीक है। सरकार कोई काम चला रही है, मान लो सरकार बताए कि इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, तो भाई जनता है वो सब कुछ जान जाती है। एक नागरिक चार्टर, ये भी आप इसके रिलेवेंस में लिख सकते हैं। लोकपाल लोकायुक्त, ये आप 182 पढ़ सकते हैं, इसके अंदर भ्रष्टाचार को हटाने के लिए लाया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में लिख सकते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये आपको पेज नंबर 206 पे मिलेगा। 206 पे आ जाओ, पेज नंबर 206, पेज नंबर 200, हाँ। शहरी स्थानीय निकाय कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, इंग्लिश में एक बार पढ़ के देखे तो इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 74th 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें शहरी निकाय में किस तरह से काम करेंगी संस्थाएं, वो सब लिखा गया है, ठीक है। तो एक शहर के अंदर दोस्तों नगर पालिकाएं होती है, नगर निगम होती है, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसका भी क्राइटेरिया होता है। तो कहीं पर नगर पालिका देखते हैं, कहीं पर नगर निगम देखते हैं अपन, है ना। तो इन सब का काम होता है कि स्थानीय स्तर पर
शासन करना, लोकल गवर्नेंस करना। ठीक है, अब देखो इनका काम क्या क्या होता है दोस्तों। नगर पालिका द्वारा राजस्व वसूल किया जाता है, रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और राज्य राज्य के लगातार वो कांटेक्ट पे रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर राज्य की तरफ से भी नगर पालिकाओं को हेल्प मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, मतलब कि वो स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद कर सके। ठीक है, पेंशन और प्रोविडेंट फंड का जो भुगतान है उसका काम भी शहरी क्षेत्र निकाय देखते हैं। इसके अंदर और पॉइंट लिख सकते हैं अपन, शहरी निकाय की कार्य प्रणाली किस तरह से वो काम करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में दोस्तों मत देने के अधिकार इनको मिले हैं शहरी निकाय क्षेत्रों को। तो जैसे कि पश्चिम बंगाल में विधायक और सांसद वो जिला योजना समिति के सदस्य बन सकते हैं, इनको भी मत देने के अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को अपन रोटेट करके लिख सकते हैं। आगे है दोस्तों और भी लिख सकते हैं अपन, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी थी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या किया गया कि पंचायत समिति और जिला पंचायत और शहरी क्षेत्रीय निकायों के बीच में जो योजना निर्माण होता था उनको कार्यान्वयन करने के लिए एक तालमेल बनाया गया था, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो इस तरह से लोकल गवर्नेंस कैसे काम कर सकती है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। राइट, तो मतलब देखें कि काम करने के लिए दोस्तों अभी स्पष्ट रूप से मतलब 18 विषय ही शहरी निकायों को दिए गए, 18 सब्जेक्ट पे वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने अपनी शहरी निकाय को 16 विषय सौंप रखे हैं, लेकिन सड़क निर्माण, बूचड़ खाने जहां पर जानवर कटते, स्लोटर हाउस कैसे काम करेंगे, जल आपूर्ति और गंदे नाले, शहरी नियोजन, इसमें नगर योजना शामिल है, हस्तांतरित नहीं किए गए। तो ये जो निर्णय देखो, सभी नगर पालिकाओं को हर तरह के अधिकार नहीं होते, तो वही बताया गया कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में शहरी निकाय जो होते हैं, जो अर्बन बॉडीज होते हैं, उनको सिर्फ 16 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, वहां पर रेगुलर रूप से चुनाव होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं दोस्तों, मानव विकास की अवधारणा। ये आपका जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये आपको पेज नंबर 167 पे यानी कि 167 पे मिलेगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई पेज नंबर 167 पे। पेज नंबर 167 पे सतत क्या लिखा है, सतत नहीं, मानव विकास की अवधारणा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़े इसको, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो आप मानव विकास से क्या समझते हो वही लिख देना यार। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन कि इंसान है ना, इंसान दोस्तों गरीबी से और खाद्य असुरक्षा से और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझता रहता है, बेरोजगारी से भी जूझता रहता है वो। तो इस तरह की व्यवस्था हो किसी देश के अंदर कि वो गरीबी से निकल जाए, वो खाद्य सुरक्षा भी उसको मिल जाए और वो बेरोजगारी से भी निकल जाए, उसका स्वास्थ्य भी सही रहे। तो इस तरह का जो विकास है वो मानव विकास कहलाता है। ठीक है, अब मानव विकास के अंदर दोस्तों आपका मतलब इंसान है वो अपने पॉलिटिकल लाइफ, मतलब उसके पास राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, सामाजिक जीवन में भागीदारी नहीं की, वो मीटिंग कर सकता है, नेता बन सकता है। ठीक है, समाज के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, ये भी मानव विकास में आता है, और पर्यावरण के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, और जेंडर समानता होती है। जेंडर समानता का मतलब यहाँ पे लड़की और लड़के में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। ये आप मानव विकास के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मानव विकास के बारे में आप इस चैप्टर में और अपन लिख सकते हैं। पेज नंबर 117 पे बढ़िया कंटेंट लिखा हुआ है। अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्री थे, इन्होंने दोस्तों मॉडल दिया था सतत मानव विकास का। अमर्त्य सेन ने मॉडल दिया था जो सुनिश्चित करता है पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर, और मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र वृद्धि वाला एक मॉडल दिया था अमर्त्य सेन ने, कि इंसान है वो इस तरह से विकास हो इंसान का कि वो हर तरह से उसका वेलफेयर हो, उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, इस तरह से अपन चीजों को लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 अपना दे रखा है। फिर एक लास्ट सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में, सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपको, ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 240 पे, 240 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, 240 पे मिल जाएगा नागरिक चार्टर। ठीक है, हाँ जी, नागरिक चार्टर क्या है, नागरिक चार्टर है आपका कि
लोगों की सहभागिता की गैर एजेंसी की एक युक्ति है। कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर, जो कि सार्वजनिक संगठनों द्वारा अपने उपभोक्ताओं और नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता केंद्रित करने का प्रयास है। तो पेज नंबर 240 पे आप नागरिक चार्टर के बारे में पढ़ें कि एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, एक प्रकार का दस्तावेज है कि जो सार्वजनिक संगठन होते हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपने सिटीजन्स का और अपने कंज्यूमर का, अपने उपभोक्ताओं का किस तरह से ध्यान रखते हैं, उनके लिए किस प्रकार से वो नियम बनाते हैं, वो सब नागरिक चार्टर में लिखा होता है। ठीक है, तो नागरिक चार्टर पहल सरकारी विभागों द्वारा एक लिखित घोषणा के रूप में एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसका शीर्ष वाक्य होता है उपभोक्ता सर्वप्रथम, पुटिंग पीपुल फर्स्ट। तो नागरिक चार्टर का उद्देश्य होता है कि नागरिकों के लिए नियम बनाना, उनके दायित्वों को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखना और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता के ये बताना कि मतलब नागरिक सबसे पहले है और नागरिक को अगर कोई शिकायत होता है, ठीक है, तो वो अपनी सरकारों से सलाह मशविरा करके अपनी समस्या को सोल्व कर सकता है। ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जब अस्तित्व में थे, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आयरलैंड, वेल्स और ये इंग्लैंड वगैरह शामिल होते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सन 1951 में नागरिक चार्टर के रूप में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, ठीक है। और नागरिक चार्टर का उद्देश्य क्या होता है, अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, कनाडा, अमेरिका की सरकारों द्वारा नागरिक चार्टर लाया गया। नागरिक चार्टर में लिखा होता है कि एक इंसान को हम इस तरह से बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंसान की लाइफ को बेटर बनाने का काम किया जाता है, यहाँ पर इंसान की हेल्थ को, एजुकेशन को, उसकी पॉवर्टी को दूर किया जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का मॉडल होता है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दोस्तों एक नागरिक के जीवन में जो समस्याएं आती है वो किस प्रकार से सोल्व करे वो लिखा होता है, ठीक है। और एक नागरिक अपनी बेहतरी कैसे कर सकता है वो कुछ लिखे होते हैं नियम कायदे, ये नागरिक चार्टर कहलाता है। तो दोस्तों हमने है ना ये जो किताब आपकी, इसका जो पेपर था दिसंबर 2023 का, ये सक्सेसफुली अपन ने डिस्कस कर लिया है। पेज सॉरी यूनिट नंबर 15 में है ना, इस बार दोस्तों नागरिक चार्टर को छोड़ के, नागरिक चार्टर तो बता ही दिए थे, एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें नागरिकों की बेहतरी का मतलब जिक्र होता है, नागरिकों की शिकायत होती है तो किस तरह से अपने सरकारों से वो अपनी समस्याओं को सोल्व करवा सकते हैं, सब कुछ नागरिक चार्टर में लिखा होता है। इसके अलावा दोस्तों इस बार आपको देखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यूनिट नंबर 15 में इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वाला लगा लेना इंपॉर्टेंट। और सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ये तीनों में से आपको कोई सा भी एक सवाल है वो 10 नंबर के लिए पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगली वीडियो में है ना मैं बाकी बचे हुए जो सवाल हैं वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। पेज जो अपना यूनिट नंबर 14 है दोस्तों, यूनिट नंबर 14 वापस से बता दो, अरे यूनिट नंबर 15 में है ना सोशल रिस्पॉन्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। राइट टू इंफॉर्मेशन ये लगा लेना और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। तीनों में से एक आपको देखने के लिए मिलेगा, तीनों को मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लूंगा, राइट। अब दोस्तों पेज जो हमारे यूनिट नंबर 14 था उसमें तो एक भी सवाल नहीं आया। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम था यूनिट नंबर 14 का इंक्लूसिवनेस और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, समावेशी और सहभागी शासन क्या होता है। इस बार दोस्तों आप 20 नंबर का सवाल इस चैप्टर से देखेंगे। सवाल क्या आ सकता है दोस्तों, समावेशी शासन किसे कहते हैं, सहभागी शासन किसे कहते हैं और इनके प्रमुख मुद्दे यानी कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और क्या क्या चैलेंज आते हैं इंक्लूसिवनेस और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के सामने, वो हमें बताने हैं। सवाल क्या आएगा 20 नंबर का, सुनो कि समावेशी शासन और सहभागी शासन का अर्थ बताते हुए समावेशी और सहभागी शासन के मुख्य मुद्दे और चुनौतियां बताएं। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं दिसंबर वाला जो पेपर था इसमें यूनिट नंबर 14 से तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस बार 20 नंबर के लिए जरूर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आपको यूनिट नंबर 13 में इस बार क्या आ सकता है कि ग्रामीण स्तर पे किस तरह से फंक्शनिंग होती है
पंचायती राज संस्थाएं किस तरह से काम करती है, पेज नंबर 202 पर इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ग्रामीण स्तर पे, गांव के लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग कैसे काम करती है, लिखा हुआ होगा पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली एक मूल्यांकन। तो इस बार ये आपको 20 नंबर का सवाल देखने के लिए मिल सकता है। विकेंद्रीकरण का भी नहीं आया है, इस बार विकेंद्रीकरण का भी 20 नंबर का बन सकता है। तो दोस्तों दो सवालों में आपको एक डेफिनेटली मिलेगा यूनिट नंबर 13 से, या तो डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण का सवाल आएगा, या फिर पंचायती राज संस्थाएं किस तरह से काम करती है वो सवाल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को आपको 2 या 3 बार तो देख ही लेना है, ताकि पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अपने मतलब अच्छे नंबर आने के चांस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।